This conference will now be recorded. अजून त्या मंगलाचरणात असेल का? अजून त्या मंगलाचरणात असेल का? अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक पौर्णिमा दिनांक 30 नोव्हेंबर 2020 चरकसूत्र अध्याय 27 शंखं चक्रं जलौकान्दरतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावा लीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा आयुर्वेदरतं वन्दे वाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदशकद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। रोचनं दीपनं वृक्षं चक्षुषम् अविदाहि च त्रिदोषघ्नं सुमधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम्। तर्हि सैन्धवं दीपनं वृक्षं चक्षुषम् अविदाहि त्रिदोषघ्नं समधुरं लवणोत्तमम्। तर्हि अन्यानि लवणानि अचक्षुष्याणि सैन्धवं तत्र अपवादभूतं तत्तु चक्षुष्यम् इति। अतः नेत्ररोगे विशेषतः सैन्धवस्य प्रयोगः कार्यः इति साधु। सौक्ष्म्यात् औष्ण्यात् लघुत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदं सौवर्चलं विमन्दघ्नं हृद्यमुद्गारशोधि च। सौवर्चल सौक्ष्म्य, उष्ण, लघु और सुगंधी होने के कारण रुचिप्रद है। तो ये भी एक अहम चीज रहेगी कि इन गुणों के द्वारा रुचित्व निर्माण होता है। विमंदघ्न है रुद्य उद्गार शोधि तो विशेषतः उदाव्रत में सौवर्चल का प्रयोग होना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ऊर्ध्वं च अधश्च वातानाम् आनुलोम्य करम बिड़म। तो बिड़लवण जो है वो ऊर्ध्व और अध इन दोनों प्रकार के वात का अनुलोमन करने वाला इस प्रकार का। तो ये भी एक अहम चीज है कि ऊर्ध्ववात का भी अनुलोमन ही होता है। वात की जो दिशा हो उस दिशा में उसका चलते रहना, ये उसका अनुलोमन कहा जाता है। खासकर अपान वायु के बारे में संचल लवण, सौवर्चल इज कॉल्ड एज संचल लवण। तो बिड़लवण, बिड़लोन इस नाम से ही मिलता है, बिड़लवण करके मिलता है। वातानुलोम्य कर तो ऊर्ध्वं च अधश्च, ऊर्ध्व और अध दोनों तरीके से वात का अनुलोमन करता है। सतिक्त कटुक सक्षारम तीक्ष्ण उत्क्लेदि च उद्भिदा न काल लवणे गंधा सौवर्चल गुणाश्च। तो औद्भिद लवण ये तो मालूम नहीं मिलता है किस प्रकार से, किस नाम से मिलता है। तो औद्भिद का वास्तव में अर्थ रहेगा कि जो वनस्पति से बना इस प्रकार का है। तिक्त कटु सक्षार तीक्ष्ण उत्क्लेदी। न काल लवणे गंधा सौवर्चल गुणाश्चते। काल लवण गंध नहीं है लेकिन सौवर्चल गुण उसमें
होते रहते हैं। सामुद्गम सामुद्गकम समधुरम ततिक्तं कटु पांशुजम। सामुद्र जो है सागर से उत्पन्न हुआ लवण, वो मधुर समधुर है। पांशुज जो लवण है वो तिक्त एंड कटु इस प्रकार का है। काळे मीठ मिळते ते संवर्चल आहे का? काला लवण ये जो है वो शायद काला नमक होगा। संवर्चल ये संचल नाम से मिलता है। एक्चुअली कैसा होता है क्या होता है ये तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन संचल नाम से मिलता है। रोचनम लवणम सर्वम पाकिस्रंसी अनिलापम। तो सभी लवण ये रोचन है और पाक निर्माण करने वाले, स्रंस निर्माण करने वाले और वात का शमन करने वाले इस प्रकार के है। तो रुचि, लवण के बिना रुचि नहीं रहती, ये एक अहम चीज है और इसलिए लवणम अन्न द्रव्य रुचिकराणाम ऐसा अग्रे संग्रह बताया गया है। रुत्पांडु ग्रहणी रोग प्लिहानाह गलग्रहान कासं कपजम अर्षांसि यावशूको व्यपोहत। तो यावशूक यवक्षार जो है वो रुत पांडु ग्रहणी रोग प्लीह आह गलग्रह कास कफज अर्ष। कासन कफजम, कास का संबंध कफज से है और अर्षांसि यावशूको व्यपोहति। येथे स्रंसीचा काय अर्थ घ्यावा? स्रंसन जो बताया गया है कि क्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम नयत्यतः स्रंसनम स्याद् यथा स्यात् ऋतुमालकम। ऋतुमालका और काली मनुका द्राक्ष ये स्रंसन बताए गए हैं। तो विपक्वम यद पक्वम वा, अगर विपक्व भी है या अपक्व भी है, जो मलादिक कोष्ठ में स्थित है उसको नीचे लेके जाने वाला। तो अपक्व भी हो तो भी उसका निष्कासन करने वाला आरग्वद है या मनुका है या फिर ये लवण इस प्रकार का है। सभी प्रकार के लवण जो है वो इस प्रकार के। तो जो पाचन इस प्रकार के योग है उस सभी में लवण रहता है, ये एक उसकी खासियत इस प्रकार की रहेगी। तीक्ष्णोष्ण लघुरुक्षश्च क्लेदी पत्ता विदारणा दाहनो दीपनश्चेत्ता सर्वक्षारो निसंदिवः। तो खास करके यवक्षार इन सभी में इस्तेमाल में लाया जाता है, पांडु ग्रहणी रोग वगैरह। और जनरल क्षार तीक्ष्ण उष्ण लघु रूक्ष क्लेदी पचन करने वाला, विदारण करने वाला, दाहन दीपन छेदता छेदन करने वाला और अग्निसंधिव इस प्रकार का है। तो क्षार वैसे कम खाने में आता है, ये सिर्फ परपट जो है पापड़ उसमें क्षार रहता है, पापड़ खार रहता है। और कल ही मैंने एक योग सुना, पापड़ खार नींबू शरबत के साथ कामला में देते हैं और उनका कहना था कि सभी प्रकार की कामना दूर होती है इस प्रकार से। लेकिन अभी ये जो चाइनीज है पदार्थ उसमें क्षार काफी ज्यादा इस प्रकार के रहते हैं। कारवी कुंचिका जाजी यवानी धान्य तुम्बरु रोचनम दीपनम वात कफ दौर्गंध्य नाशनम। कारवी कृष्ण जीरक, कुंचिका स्थूल जीरक, अजाजी जीरक, यवानी धान्य तुम्बरु ये सभी रोचन दीपन वात कफ दौर्गंध्य नाशन। तो वात कफ नाशन और दौर्गंध्य नाशन इस प्रकार के है। तो धनिया और जीरा मसाले के रूप में प्रयोग करने का प्रघात है और इसको काफी हद तक दिखाया जाता है, लिया जाता है। आहार योगिनां भक्ति निश्चय न तु विद्यते समाप्तो द्वादशश्चायं वर्गः आहार योगिनां। तो भक्ति इति विभागः इति यत्ता इति यावत् किम भक्ति इच्छा, भक्ति का मतलब ज्यादा इच्छा, यही लेना अच्छा है।
तो इसमें किसकी किस में रुचि हो इसके बारे में बताना मुश्किल रहता है। तो ये आहार योगी द्वादश वर्ग जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। शूकधान्यम शमीधान्यम समातीतम प्रशस्यते। शूकधान्य और शमीधान्य एक बरस होने के बाद प्रशस्त है। या सर्वांना उग्रगंध आहे म्हणून दुर्गंधनाशक ही कसे हो सकता है कि इसमें गंध है और गंधवान द्रव्य ही दुर्गंध तक पहुंचने की क्षमता रखता है। तो वहां पे जाके दुर्गंध को दूर करना ये उसकी सहायता से जरूर होगा। तो शूकधान्य और शमीधान्य जो है वो एक बरस के बाद लेना प्रशस्त है। पुराण प्रायश वृक्षम प्रायणाभिनवम। पुराण जो है वृक्ष हो जाता है, वहाँ पे अभिनव जो है वो गुरु रहता है। यद्यदागच्छति क्षिप्रम तत्तर लघुतरम स्मृतम्। जो जल्दी जल्दी बनता है वो लघुतर इस प्रकार का है। निस्तुषम युक्ति भ्रष्टं च सूक्ष्म लघु विपच्यते। निस्तुष होने पर और युक्ति भ्रष्ट होने पर जो सूप भी है, जिसका सूप बनता है, तो लघु विपच्यते, वो पचन होने में हल्का इस प्रकार। तो इसके बारे में काफी जन जागरण आवश्यक है। पहले जमाने में धान्य के कोठार रहते थे, विशेषतः पत्थरों में बना गोदाम या कोठार इस प्रकार का रहता था। और नया धान्य ऊपर से डाला जाता था, पुराना धान्य नीचे से निकाला जाता था। मैंने ये पड़सरे में देखा है इस प्रकार का। तो एक बरस पुराना ही धान्य इस्तेमाल में आता था, लेकिन फिलहाल अभी सब बदल गया और नया ही धान्य इस्तेमाल में आने लगा। तो ये हमारे हिसाब में अच्छी चीज नहीं है। विशेषतः प्रमेह के बारे में, प्रमेह जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें कई कारण हैं, लेकिन एक अहम कारण एक बरस पुराना धान्य, शमी धान्य या शुक धान्य लेना चाहिए था, वो बंद हो गया और नया ही धान्य इस्तेमाल में आने लगा। तो ये एक अहम कारण है कि प्रमेह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो अगर पुराना चावल, पुराना गेहूं, पुराना यव इस प्रकार का प्रयोग करेंगे और वो प्राचीन पद्धति से उसको संभालेंगे, जैसे कि ये एक वेतस या बाम्बू की कटोरी बनती है और उसमें गोमय का लिंपन होता है अंदर से और बाहर से, और इसमें फसल रखी जाती है और फिर उसको निकाल कर निस्तुष बना के फिर रोटी वगैरह बनती है, चावल बनता है इस प्रकार से। तो ये बेहतर तरीका है। कणगी उसको बोलते हैं, और अभी ये कणगी बनाने वाले लोग भी नहीं रहे इस प्रकार से, क्योंकि उसका प्रचलन ही नहीं रहा। तो बेहतर ऑप्शन है कि इस कणगी का निर्माण फिर से आरंभ करें और उसमें धान्य का संपादन करे, एक बरस तक रखे, फिर अगले बरस में वो निकाल के उसका प्रयोग शुरू करें। हमने बड़ी कोशिश के बाद एक बरस पुराना चावल अभी आरंभ किया है, लेकिन अभी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में चावल खरीद नहीं कर पाए इस बरस में, तो अगले बरस में फिर से तकलीफ हो, ऐसा है। और वैसे वो रखना भी एक काफी मुश्किल चीज होती रहती है। तो उसको किस तरीके से करे, पूरे समाज में ही ये परिवर्तन आना जरूरी है कि एक बरस पुराना ही धान्य इस्तेमाल करें। मृतं कृशम चाति मेद्यम वृद्धम बालम विषयरहतम अगोचर वृतम व्याल सूक्तम मांस मिश्र। किस प्रकार के मांस का त्याग करना है? जो स्वयं मृत इस प्रकार का है, मारा गया नहीं है, कृश है, अति मेदस्वी है, वृद्ध, बाल और विष से हत इस प्रकार का है। अगोचर वृतम, जिसका पालन पोषण हमारे सामने
नहीं हुआ, हमारी इंद्रियों के पर जिसका पालन पोषण हुआ है। तो अभी ये ब्रॉयलर और ये सब कुछ चीजें हैं तो मैं सुन रहा था कि नेचुरल रूप से कुक्कुट बनने में 10-11 बरस, महीने या 1 बरस लगता है, और वही ब्रॉयलर 1-1.5 महीने में बन जाती है, उससे भी ज्यादा वजन वाली, इस प्रकार। तो उसको प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं। तो ये ब्रॉयलर चिकन जो है उसका ही ज्यादा प्रचलन है। तो ये अगोचर होता है और बिल्कुल नेचुरली उसको पाला नहीं जाता या बढ़ाया नहीं जाता। तो ये काफी दिक्कत वाली बात है। food.inc करके एक वीडियो है, अमेज़न पे मिलती है, और उसमें एक अमेरिका में उपस्थित एक कारखाने का वर्णन है, दिखाया गया है। उसकी क्षमता 32,000 सुअर मारने की, हर रोज 32,000 सुअर मारने की उसकी क्षमता है। तो इतने बड़े पैमाने पर सुअर निर्माण करते रहते हैं, और उसको केवल एक प्रोडक्ट के जरिए देखा जाता है, यानी कि वो कितने दिनों में बेचने लायक बन जाए, प्रयोग में लाने के लिए बन जाए, और जितने कम दिनों में तैयार होगा उतना कंपनी को मुनाफा इस प्रकार का होता रहेगा। इतने दिन अनाज रखने पर खून लग जाता है, और इसके लिए उसे केमिकल डालना पड़ता है, उसका बचाव कैसे करें? जल्दी उगने वाले धान्य हल्का लिखा है। अभी तो मैक्स जल्दी आने वाली फसलें ली जा रही, तो क्या उन्हें लघु समझेंगे? ये मूल रूप से जो लघु हो, जो जल्दी होने वाले इस प्रकार के बीज हो, इसके बारे में ये बताया गया है। उस समय जमाने में ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नहीं थी। अभी जो हाइब्रिडाइजेशन प्रचलन में आया, उसका एक अहम कारण इस प्रकार का है कि कंपनी उसके आधार पर चलती रहती है, सीड कंपनी जो है वो, और वो उससे जीन से खिलवाड़ करते हैं, और इस प्रकार का धान निकल आता है या बीज निकल आता है उसमें से कि जो इनफर्टाइल इस प्रकार का हो, जिसमें प्रजनन क्षमता नहीं हो, तो वो बेकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी ये जो 60 साल बोलते हैं शादी षष्ठी का, ये केवल 60 दिन में चावल तैयार होता है। वो जल्दी होने के कारण हल्का है। बाकी चावल को 4 महीने तो कम से कम लगते हैं, जो जून में लगाएंगे, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा इस प्रकार का। तो उसको 4 महीने लगते हैं, और हड़बो भात जिसको बोलते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में भी लगाया जाता है। 60 साल तक ये 2 महीने में ही चावल उत्पन्न होता है। ये जल्दी होने के कारण हल्का है। लेकिन ये हाइब्रिडाइज वैरायटी जब 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 तैयार होती रहती है, खास करके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, वो अच्छी है, वो हल्की है, ये कहना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। यहाँ का एक चावल की जाति प्रजाति निर्माण की गई थी कि जिसमें जो पौधा रहता है वो होते छोटा, 6 इंच 8 इंच इतना ही, और उसके बाद तुरंत उसको चावल पकड़ता है। तो लोगों ने समझा कि हाँ ये तो अच्छा है, हमें तो लेन देन जो है वो उसी से लेन देन है, चावल से ही लेन देन है। लेकिन हुआ ऐसे कि जो जिन लोगों ने लगाया उस समय तो जानवरों का प्रचलन था, तो देखा गया कि जानवर भूखे मरने लगे, क्योंकि उनका खाना निकल गया इस प्रकार से। पुण्य तक मतलब कीड़े, या मैं तो समझ गया, अपेक्षित काल संस्कार त्यावर होत नसे। हाँ, ये भी एक चीज है। लेकिन मूल रूप से ही जो
2 महीनों में ही हो जाता है, वो हमारे लिए बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके बारे में जिक्र करना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का हो। तो कहने का मतलब है जो नेचुरल ग्रोन है, नैसर्गिक तरीके से बनाया गया है, वही अच्छा है। ये अभी हाइब्रिडाइजेशन और खास करके उसकी प्रजनन क्षमता नष्ट कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सीड कंपनियों का खेल है। और इस हाइब्रिडाइज धान्य को अपनी प्रतिकार शक्ति नहीं रहती, इसके लिए पेस्टिसाइड्स कवरेज देना पड़ता है। और उससे नेचुरल शत्रु जो है, नैसर्गिक शत्रु जो है, वो भी मर जाते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंडेंस आ जाता है। और फिर नेचुरल जो खाद है उनका वो भी नहीं रहा, क्योंकि पशुओं की संख्या घटती गई, तो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इस प्रकार से आ गए। तो ये पूरा सत्यानाश कर दिया पूरी खेती का, पूरे विश्व भर में। अभी फिर से ये मूवमेंट शुरू हो गई है कि फिर से ऑर्गेनिक खेती करें, लेकिन इसमें भी धान जो है वो हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए सुभाष पालेकर का कहना है कि हमें फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है, कि जिसमें बीज देशी हो और उसको एक प्रतिकार शक्ति रहती है उसमें। और फिर ये केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं, फिर जो नैसर्गिक खाद है वही उनको दे देंगे। तो शायद फसल थोड़ी कम आएगी, लेकिन वो पर्याप्त होगी, वो अच्छी होगी, उसमें रोग निर्माण नहीं होंगे। ये सबसे अहम चीज इसमें है। और उसी की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो उनका कहना है कि जीरो बजट फार्मिंग जो है वो फिर भी फायदेमंद है। उनका कहना था कि समझो कि आपने रासायनिक खेती करके रखी है और उसमें आपका उत्पादन 10,000 रुपए का आता है, लेकिन उसमें अगर 5,000 के बीज और ये पेस्टिसाइड्स और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, तो मुनाफा 5,000 ही रहेगा। और अगर आप जीरो बजट फार्मिंग करते हैं और आपकी फसल 6,000 रुपए की आ जाती है, तो भी उसमें खर्चा न होने के कारण आपको मुनाफा ये 1,000 ज्यादा मिल रहे हैं। सिर्फ उसमें कष्ट है और इसमें कष्ट कम है। तो ये सबसे अहम चीज है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ नैसर्गिक खेती की तरफ ही फिर से मुड़ना है। तो ये अहम चीज रहेगी। और उसके लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए। अभी हम तो कोकण में ये कर रहे हैं सभी, और नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। अभी हर रोज 200 लीटर जीवामृत बनता है, वो पौधों में चला जाता है इस प्रकार से। और अभी ये भी लगाएंगे, तिल और नाचनी और लहसुन प्याज वगैरह वगैरह ये सब लगाएंगे। तो ये देसी बीज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जिनका नहीं उपलब्ध उन्हीं के बारे में सोचेंगे, लेकिन 4-5 पीढ़ियों के बाद वो उसमें से अच्छे अच्छे बीज निकाल के करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ेगा इस प्रकार से। अतोन्यता हितम मांसम ब्रूहणम बलवर्धन। इसके विपरीत जो मांस है वो हित बल ब्रूहण वर्धन, ब्रूहण इस प्रकार का है, बल देने वाला, और ब्रूहण इस प्रकार का है। तो सबसे अहम चीज है कि नैसर्गिक पद्धति से ही खेती करें और उसी प्रकार का प्रचलन में लाए। प्रीणन सर्वभूतानां हृदयो मांसरस परम। मांसरस जो है वो सर्व प्राणियों मात्रों के लिए प्रीणन इस प्रकार का, और हृदय है परम हृदय। तो रस पर बहुत ज्यादा अच्छी एक्शन है, और हृदय इस प्रकार की एक्शन है। तो हम एक प्राणी, मनुष्य एक प्राणी है, और दूसरे प्राणी का ही उपयोग उसके लिए सबसे अहम है, सबसे नजदीकी है। शाकाहार को जो श्रेष्ठ माना गया है, अहिंसा प्राण वर्धमानाम, ये भी सूत्र है।
लेकिन वास्तव में ऐसा है कि जब हम वनस्पतियों का इस्तेमाल करते हैं वो भी सजीव ही है, सिर्फ अंतश्चेतन इस प्रकार के हैं। तो बहुत पुराने जमाने से इस मांस वर्ग का प्रचलन सभी विश्व में है। और जैसे ये खेती होती है, धान वगैरह की खेती होती है, उसी प्रकार एनिमल फार्मिंग ये होता रहता है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि मांसाहार जो है वो धर्म की अपेक्षा से अच्छा नहीं है, वो एक अलग चीज इस प्रकार का। अहिंसा प्राणवर्धना नाम इसकी अपेक्षा से इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य एक प्राणी है और प्राणी होने के हैसियत से प्राणी जो पदार्थ है उसको ज्यादा नजदीकी इस प्रकार। तो कम से कम दूध और घी का प्रयोग तो होना ही है सभी में। अभी एक वेगन करके वैरायटी है जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, और वो शायद इसलिए आ गया कि ये जो अभी की डेयरी है जर्सी गाय से आरब्ध, वो अच्छी नहीं है और उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो वेगन इसमें, और ये भी एक प्रचलन में है कि वो देसी गाय का दूध या गाय के बछड़े के लिए होता है, हम अपना अधिकार वहां पे लगाते हैं वगैरह। तो ये भी गलत है वास्तव में। उनकी जो जरूरत है उनकी आपूर्ति करने के बाद हम जरूर दूध का प्रयोग कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीवो जीवस्य जीवनम यही वास्तव है, और वनस्पति भी सजीव ही है। तो हम उनको भी नहीं खाएंगे तो नई बात बनी। जो ऋषि मुनि है जो केवल गिरे हुए फल कर गुजरान करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। वो सबसे बेहतर तरीका वो वास्तव में अहिंसा हो, कि जिसमें जो फल पेड़ से गिरे हैं सिर्फ उन्हीं को खाना है, तोड़कर भी नहीं खाना है। तो ये हिंसा नहीं होगी इस प्रकार से। लेकिन पूरे समाज के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अहिंसा अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ अहिंसा ही करते रहना ये पॉसिबल नहीं है। तो मांसरस सबसे बढ़िया इस प्रकार का है। शुष्यताम व्याधि मुक्तानां कृशानां क्षीण रक्तसा बलवर्णार्थिनां चैव रसम विद्यातेताम। जिनमें शोष है, व्याधि मुक्त है, कृश है और क्षीण शुक्र इस प्रकार के हैं, और बल और वर्ण इनकी आकांक्षा करने वाले, इनकी इच्छा करने वाले, इनके लिए ये रस मांस रस अमृत जैसा है। तो इनकी काफी प्रशस्ति ग्रंथों में आई है। तो जो भी लोग मांस का सेवन नहीं करने वाले, केवल शाकाहारी है, उनको भी बगैर बताइए ये दिया तो उसके फायदे मिलते हैं। ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग चीज है। लेकिन जब शक्ति बहुत ही कम होती है तो ये जरूर काम करती है। हमने इस मांसरस में सिद्ध कृषरा खिचड़ी बना के लोगों को दी है, उसको पता भी नहीं चलता कि इसमें मांसरस है। आम खिचड़ी जैसी लगती है और लोग आसानी से ले सकते हैं इस प्रकार। अगर जो मांसाहारी है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए इस प्रकार से मांसरस का सेवन ये हो सकता है। और उसमें एक अहम चीज है कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ पर है, कहाँ पर करें। अगर हमारी चिकित्सा से उतना लाभ नहीं मिल रहा और फिर एलोपैथी में जाना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि हम ग्रंथों के आधार पर इस प्रकार का मांसरस वगैरह जो है उसका सेवन करें। एलोपैथी में जाने के बगैर ये अच्छा है इस प्रकार से। और वैद्यों के लिए भी ये आपत्ति आ सकती है जो शाकाहारी है इस प्रकार से। तो एलोपैथी के बजाय ये अच्छा है। और तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो ये हमारा शास्त्र सम्मत कॉम्प्रोमाइज इस प्रकार का रहेगा। वैसी स्थिति मैंने रक्त प्रदर के बारे में बताई थी।
कि रक्त प्रदर अगर बहुत ही तीव्र है और हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देने के बजाय या हिस्टेक्टमी में जाने के बजाय हम खून चढ़ाए, रक्त दे दे, तो ये एलोपैथी होगी। लेकिन फिर भी ये ठीक है, रक्त मापते हैं रखते नहीं, ये तो हमारे शास्त्र में भी लिखा है। और मैंने अजीब किस्सा देखा था कि इस प्रकार सा हीमोग्लोबिन पहले 7 था, उस समय में मैंने बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन रक्त बढ़ नहीं रहा और रक्त प्रदर चालू ही है। तो एलोपैथी की सलाह एक बार ले लो, उन्होंने बताया कि इंजेक्टेबल देना जरूरी है, लेकिन लिए नहीं इंजेक्टेबल। फिर हीमोग्लोबिन 4.5 हो गया, तो अभी बोले अब तो कोई चारा नहीं है, अभी तो ब्लड बॉटल ही देनी है। तो ब्लड बॉटल देने के बाद हीमोग्लोबिन 10 तक पहुंचा, तो रक्त प्रदर भी शांत हो गए। तो ये थोड़ा अजीब था मेरे लिए। फिर वायोर धातुक्षय कोपो मार्गस्य आवरणेन वा, धातुक्षय से भी प्रकोप होता है और मार्गावरोध से भी होता है। तो धातुक्षय से अगर वात प्रकोप होता है तो इस प्रकार से धातु की पूर्ति होने के बाद वो धातुक्षय शांत हो जाता है, और उसके जरिए अगर रक्त प्रदर है तो वो भी मिट जाता है। तो ये एक अहम चीज है कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे करें। तो खून देना वैसे हमारे लिए बेटर कॉम्प्रोमाइज है, एलोपैथी में हार्मोन देना या हिस्टेक्टमी करवाना, इससे वो बेहतर इस प्रकार का। तो मांसरस का इस प्रकार से प्रयोग हो सकता है, और वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। फिर भी मैं आदर करता हूँ उन लोगों का जो शाकाहारी है, और फिर भी अगर इस प्रकार की मुसीबत वाली कंडीशन है तो ये ध्यान में रखना जरूर हो। सर्वरोग प्रशमनम यथास्व विहितम, यथास्व विहित इस प्रकार का मांसरस है तो सर्वरोग प्रशमन। अभी ज्यादा प्रचलन तो मांस का है, मांसरस का नहीं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो स्तुति की गई है वो मांसरस की स्तुति। विद्यात् स्वयं बलकरम वयो बुद्धिन्द्रियायुषां व्यायामत्या स्त्री नित्यामतिनित्याश्रिये नराः नित्यमांसरसाहारा नातुरा न दुर्बला। तो स्वर्य बलकर वयो बुद्धि इंद्रिय आयु इनके लिए अच्छा। तो व्यायाम नित्य, स्त्री नित्य, मध्य नित्य और हाँ, ये जो नर है अगर वो नित्य मांसाहार करेंगे तो न आतुराहस्यु न दुर्बला, तो वो रोगी भी नहीं होंगे और दुर्बल भी नहीं रहेंगे इस प्रकार। मांसरस म्हणजे नेमके काय? सिर्फ पानी, मांस को पकाना है। अभी ये तो कुकर में ही पकाना पड़ता है, जितना मांस है 100, 200, 150 ग्राम उतना ही पानी उसमें डाले, और जैसे हम कुकर लगाते हैं उस प्रकार से सीटियां करे, 3 सीटियां, और फिर वो पानी निकाल ले। जो लोग मांस खाने वाले हैं उनको मांस दे दे, और ये जो पानी रहेगा उसमें तड़का लगा के, चाहे प्याज डाल सकते हैं अगर देना चाहते हैं तो, नहीं तो जीरा, सेंधव और घी, इसका तड़का और हल्दी इतना डाल के करेंगे तो टेस्ट अच्छी आती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा भी पी सकते हैं, चावल के साथ ले सकते हैं। रसौदन ये काफी प्रचलन में ग्रंथों में दिया गया है, तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा इसमें है। तो मांसरस इस प्रकार से प्रचलन में आने वाला इस प्रकार का है। तो नित्य मांसरसाहारा नातुरा स्यु न दुर्बला, वो अगर नित्य मांसरस लेते रहते हैं व्यायाम तो उनको रोग भी नहीं होंगे और वो दुर्बल भी नहीं रहेंगे इस प्रकार से। तो ये काफी अहम चीज इस प्रकार की है, और इसीलिए मांस वर्ग का वर्णन सभी लोगों ने किया है। वाग्भट के बारे में जो बौद्ध होने की आशंका इस प्रकार की बताई गई है, फिर उसमें भी
ये मांस रोग का वर्णन आया है। तो ये बात समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग इस प्रकार का मांसाहार करने वाले हैं, उनके हिसाब में ये कैसा होता रहता है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और खास करके रोगियों में इसका प्रयोग जहाँ जहाँ तक करना जरूरी है वहाँ इसमें जरूरी पड़ेगा इस प्रकार का है। गुजरात के में एक वैद्य जी थे, वो नपुंसकता के सूत्र का प्रयोग करते ऐसा सुना। ये पॉसिबल है। वैसे नक्ररेत ये सबसे अहम बताया गया है कि संकल्प नक्ररेतश्च वृषाण, और उसकी कुछ विधि उपलब्ध होगी जिसके जरिए ये नक्ररेत निकाला जाता है और उसका परिभांति प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी रुकता हूँ। हे फक्त शारीरिक रोगासाठी लागू होईल व मानस रोगमध्ये निषिद्ध होईल। हाँ, ऐसा भी नहीं है। अगर तुष्टि पुष्टि हो जाती है तो मानस रोग में भी ये काम कारीगर होगा। सिर्फ ऐसा है कि किनमें प्रयोग करना है, बलवर्धन करने के लिए, शुक्रवर्धन करने के लिए, या तो उस दृष्टि से जिन लोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है उनमें वो किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केवल शारीरिक के लिए ही नहीं, क्योंकि शरीर और मन अलग अलग नहीं है, दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। जर्दाळू, खजूर etc. काढ़ा काही अंशी मांसरसासारखे काम करेल तो शक्ति तो करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जितना काम मांसरस से होगा उतना काम उससे नहीं होगा। फिर भी जो केवल शाकाहारी है और शाकाहारी ही रहना चाहते हैं उनके लिए इसका प्रयोग करना जरूरी होगा। इन उन्माद मांस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेकिन ऐसा है ना कि तो जो उन्माद अगर इस प्रकार के होंगे, ग्रहोन्माद में नहीं देना है, ये ठीक है। अभी उसके बारे में बहस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक बार उन्माद प्रकरण फिर से देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही अपवाद स्वरूप है। हम आम जनता की बात अभी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मुद्दों को उठाना अच्छा नहीं होगा। आम आदमियों के लिए मांसारस का सेवन करना है या नहीं करना है, इसमें निसंशय करना है, ऐसा है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर संस्कार इस प्रकार के आप नहीं करना चाहते तो नहीं सही। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते तो भी जबरदस्ती करना ही है, ऐसा भी नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखना थोड़ा जरूर इस प्रकार का हो। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल भी शायद मैं थोड़ा देख लूंगा, आधा पौना घंटा इतना ही करेंगे। कल रात को पुणे पहुंचेंगे तो फिर से ये एक बार ज्यादा करेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकार निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।